हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस के बारे में बहुत सारे लोग बहुत लंबे टाइम से मुझे लगातार कह रहे थे। इवन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई वीडियोस के नीचे कमेंट किया, लाइव में कमेंट किया, और ज़्यादातर लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है ये। ठीक है, क्या लोग ये जानना चाह रहे थे कि भी जैसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं लंबे वक्त से, तो उनको मालूम है कि 2020 के आसपास में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में था। और मैंने जैसे पहले बताया कि भी मैंने 2008 में एक पानी का प्लांट लगाया था, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का जो 20 लीटर का जार होता है, उसकी मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया था। जिसके बाद मुझे कुछ 22 से 25 लाख रुपए का लॉस हुआ। मेरे ऊपर कुछ 20-22 लाख रुपए का तो कर्जा हो गया। वो कर्जा जो था उसमें मेरा एक, मैंने जो दिल्ली में मेरा घर है जो एनसीआर में, उस घर को मैंने जब लिया था तो उस पर होम लोन लिया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन लिया था कुछ पौने 7% के ऊपर। उस समय बहुत ब्याज दर कम थी, तो होम लोन मिल गया था मुझे पौने 7 या 7% के ऊपर। और लोन का जो अमाउंट था 5,43,हजार था। 5,43,हजार का होम लोन हुआ था और 5372 रुपए की ईएमआई थी, 5,372 रुपए की। तो कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश में बोला करो क्योंकि उनको हिंदी के डिजिट नहीं पता होते। तो 5,372 रुपीज़ की ईएमआई थी, और जो लोन का अमाउंट था वो 5,72 नहीं, 5,43,000 का होम लोन हुआ था। ठीक है, तो लोग ये जानना चाहते थे कि आपने कर्जा कैसे उतारा। एक तो पहले कैसे उतारा, दूसरा अभी जो कोविड के बाद आपने जो बहुत बड़े क्राइसिस में आप थे उससे आप कैसे निकले। तो ये ना दो, अगर मैं दोनों के बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम इसको दो पार्ट में करते हैं। पहला पार्ट ये कि जो मेरे ऊपर जो मैंने लॉस उठाया, वो लॉस क्यों हुआ और मैंने वो लॉस को कैसे रिकवर किया, मतलब कर्जा कैसे उतारा। या गैमलिंग वाले लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कर्जा हो गया था 20-22 लाख रुपए का, उसको कैसे उतारा। दूसरा कि कोविड के बाद जिन लोगों ने मुझे देखा है 2020 के आसपास मेरे यूट्यूब चैनल पे से जुड़े हुए हैं, या लोगों ने वीडियो आज जा करके पुराने वीडियो देखते हैं तो कहते हैं यार आपके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, आप तो 250-300 रुपए की सब्जी लेने मापसा जाते थे, वहां से आकर के सब्जी लेकर के अपना 5-6 दिन घर चलाते थे, तो वहां से फिर यहाँ तक कैसे आप पहुंचे। तो दो डिफरेंट पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे वो 20-22 लाख रुपए के कर्जे से मैं कैसे निकला। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आप लोगों को छोटे वीडियो की आदत है, वैसे मेरे साथ जुड़े हुए लोग तो लंबे वीडियो देखते हैं, पर अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि लंबा ये वीडियो होते हैं, मैं ज़्यादा बात करता हूँ। और मैं इसको एज ए वीडियो नहीं देख रहा हूँ, मैं एज ए बात कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हम आज बात करेंगे अपने वो 22 लाख के कर्जे को मैंने कैसे उतारा। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करोगे, मतलब कि भी आपने पूरा वीडियो देखा है, तो फिर मैं कोविड के बाद जो क्राइसिस थे उससे मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, तो मैंने वो जो पानी का प्लांट लगाया, तो मैं आपको पहले एक शॉर्ट में एक चीज़ बता दूं कि मेरा हमेशा से ही मानना है कि बिजनेस करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं होती है, मतलब बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती है। थोड़े बहुत बेसिक पैसे को हम ये नहीं कह सकते कि ये पैसे की जरूरत है, मतलब बड़े पैसे से बिजनेस नहीं किया जा सकता। या तो फिर बहुत ही बड़े पैमाने पे पैसा लगा के किया जा सकता है कि आपने प्रॉपर, आप एक बिग फिश की तरह आए हो और अपने पूरी मार्केट को के अंदर इन्वेस्ट करके कैप्चर कर लिया है। वो या तो वो लेवल होगा, या फिर आप बिल्कुल ही बेसिक लेवल से शुरू करो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके, जिसको हम नहीं बोलेंगे कि पैसा लगा के बिजनेस किया। तो मैंने अपनी लाइफ में जितने भी बिजनेस किए हैं वो सब जीरो से स्टार्ट किए, मतलब बहुत बेसिक लेवल की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो करी और शुरू कर दिया काम। उससे मैं हमेशा आगे टॉप पे पहुंचा। टॉप पे मतलब दुनिया के टॉप पे नहीं, टॉप पे मतलब उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, जिन लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, उनमें मैं टॉप पर पहुंचा। ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड मेरे साथ जुड़े हुए लोग जानते हैं हमेशा। तो मैं कभी पैसा लगा के बिजनेस नहीं करता हूँ। मेरा हमेशा से मानना है कि बिजनेस को जीरो से शुरू करना चाहिए, छोटी मोटी जो ना के बराबर इन्वेस्टमेंट होती है उसके साथ। और हर बिजनेस में मैंने कामयाबी हासिल करी, पैसा कमाया। 400 रुपये से मैंने बिजनेस शुरू किया था, जिससे मैंने फ्लैट खरीदा भागीरथ पैलेस चांदनी चौक के अंदर, मेरी 3 दुकानें थी, ये सब चीज़ें थी। ये जो मेरा दिल्ली में घर के नीचे बेसमेंट में स्कूटर खड़ा हुआ है, जो अब अभी तो बिल्कुल कबाड़ हो चुका है, 8259, ये मैंने उस समय सबसे महंगा स्कूटर होता था, सिलेक्ट LML वेस्पा सिलेक्ट 2 नाइट विजन, वो खरीदा।
उसके बाद सेकेंड हैंड कार खरीदी, ये घर खरीदा, मतलब शुरू किया था 400 रुपए से बिजनेस। तो अपनी जिंदगी में मैंने पहला बिजनेस पैसा लगा के किया, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का, पानी का प्लांट मैंने लगाया। तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे बोला, आज भी है मेरे दोस्त, तो उन्होंने बोला कि तूने बीच का स्टेप खा लिया। मतलब जैसे मैं पहले ट्रेडिंग करता था, ट्रेडिंग मतलब मैन्युफैक्चर से पानी बॉटल रिफिल करवा के आगे कंपनियों में सप्लाई करना एज ए ट्रेडर। ट्रेडर से मुझे एक छोटे लेवल पे यूनिट लगाना चाहिए था, उसके बाद उसमें ग्रोथ करने के बाद मुझे जाकर के एक बड़े लेवल पे फैक्ट्री लगानी चाहिए थी, प्रॉपर लाइसेंस वाइसेंस ये सब लेके। मैंने बीच का स्टेप खा लिया। वो मुझे कहते कि तूने बीच का स्टेप खा लिया, और मैं मानता हूँ, उनकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि उनको इस लाइन का बहुत तजुर्बा है। तो ये मेरे से मिस्टेक हुई कि भी सीधा ट्रेडर से 300 बॉटल पर डे की मेरी सेल हो रही थी। तो मुझे लगा कि यार महीने की 10,000 बॉटल तो मैं सेल कर ही लेता हूँ, तो मैं अपना यूनिट लगाता हूँ और फिर मेरी सेल भी बढ़ेगी, और मैं लोगों के लिए रिफिल भी कर दूंगा मेरे प्लांट से, तो मेरा तो खर्चा प्लांट से ही निकल जाएगा रिफिल करने से। ऐसे ऐसे सोच के मैंने प्रॉपर बीच का स्टेप स्किप कर दिया और प्लांट लगाने की बात करी। भारत में, इंडिया के अंदर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बिना आप ISI लाइसेंस के नहीं बेच सकते हो। इंडियन स्टैंडर्ड जो लाइसेंस होता है ISI BIS से मिलता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वहाँ से वो लाइसेंस मिलता है। भारतीय मानक ब्यूरो एक ISI का लाइसेंस देते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट पे ISI मैंडेटरी होता है और कुछ पर नहीं होता है। जिस पर मैंडेटरी नहीं है उस पर आप लगा लोगे तो भी बेच सकते हो, नहीं लगाया तो भी बेच सकते हो। पर जिन पर मैंडेटरी होता है उन पर वो आप बिना ISI लाइसेंस के आप वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। तो पानी के ऊपर, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर इंडिया में BIS का जो हॉलमार्क है, ISI, वो मैंडेटरी है। मतलब अगर ISI नहीं, मार्किंग नहीं होगी तो आप पानी बेच नहीं सकते। तो जी हम ISI लाइसेंस लेने चल दिए, BIS का लाइसेंस लेने चल दिए। उन्होंने मेरे को 3 महीने नचाया, और लाइसेंस आपको पता ही है इंडिया में कैसे मिलता है। फिर 3 महीने वो लाइसेंस नहीं मिला। फिर इधर मैंने फैक्ट्री रेंट पे ली, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग और बड़े लेवल पे, जैसे बिस्लरी का तो चलो नेशनल लेवल पर है, मैंने मतलब बिस्लरी के तरीके से एक अपना यूनिट लगाया कि ISI लाइसेंस लूंगा इंडस्ट्रियल एरिया। अब ISI लाइसेंस जो है मिलेगा तभी जब आपकी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री होगी। तो जो स्पेस 250 मीटर की फैक्ट्री मुझे कहीं और मैं लेता गाँव वगैरह में, तो मुझे मिल जाती 7-8 हज़ार रुपये किराए पे, वो मेरे को इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 22,000 रुपये किराए पे मिली। फैक्ट्री लगाने का जो टोटल बजट मैंने बनाया था वो कम से कम 14 लाख के करीब था। कहाँ से लाए पैसा? तो क्या किया, होम लोन जो था, जो 5,44,000 का शायद लोन था, 43 या 44,000 का, 5,44,000 के होम लोन को मैंने लैप में कन्वर्ट कर दिया। होम लोन को लैप में, लैप बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, LAP, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे कन्वर्ट कर दिया। ISI से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से शिफ्ट किया ISI बैंक में, होम लोन से शिफ्ट कर दिया लैप में। जो 7% पर ब्याज चल रहा था वो कर दिया मैंने 12%। 12% के ब्याज पर मैंने अपने लोन को कन्वर्ट करा दिया। डिफरेंस अमाउंट मुझे मिला, लोन हो गया 13,66,000 का। तो जो डिफरेंस अमाउंट था कुछ 7 लाख के करीब, जो भी है आप देख लेना कि 5,44,000 लेस हो गया। उसमें से थोड़ा बहुत ही कटा था प्रिंसिपल का, क्योंकि 2-3 साल ही तो हुए थे होम लोन लिए हुए। तो 13,66,000 का को बना दिया लोन। मतलब 5,44,000 के लोन को मैंने 13,66,000 में कन्वर्ट कर दिया। 7% के होम लोन के ब्याज को मैंने 12% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर कन्वर्ट कर दिया, और 5372 रुपए की EMI को मैंने 19,612 रुपए की EMI कर दिया। 19,612 रुपए की पर मंथ की EMI। अब 19,612 रुपए की EMI मतलब 20,000 की EMI मान लो, 22,000 रुपए फैक्ट्री का किराया मान लो, 10,000 रुपए लाइट का बिल वगैरह, ये सब, मतलब ये सब चीजें शुरू हो गई। और मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता क्योंकि अभी ISI का लाइसेंस नहीं मिला। तो लाइसेंस मिलने में 3 से 4 महीने लग गए। अब सोचो, एक आदमी ने एक फैक्ट्री लगाई है और उसको हर महीने कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपए का उसको खर्चा है, और वो 1 रुपए का उसमें से सामान नहीं बेच सकता क्योंकि लाइसेंस नहीं मिला। और रूल मैं ब्रेक नहीं करना चाह रहा था, लोग करते थे जुगाड़बाजी करके, पर मैंने कहा नहीं। तो इधर मैं दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अपनी बॉटल्स रिफिल करवा के सप्लाई कर रहा हूँ, तो वहां भी पेमेंट कर रहा हूँ। तो पहले 3-4 महीने में ही मैं ऑलरेडी 2-2.5 लाख रुपए के लॉस में आ गया। और बनाने में जो मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो तो अलग हुआ। मतलब 7 लाख का तो डिफरेंस मिला था मुझे होम लोन से। उसके अलावा मैंने दोस्तों से पैसा पकड़ा, इधर उधर अपना गोल्ड गिरवी रखा, ये सब करा करके मैंने जैसे तैसे करके वो फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री लगाने में मेरे लगभग 17-18 लाख रुपए लगे।
और बाकी का जो 8-10 लाख रुपया है वो उसको चलाने के लॉस में, मतलब 2 साल में मुझे फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई, 1.5 से 2 साल में। तो 1.5 से 2 साल का जो लॉस था उसकी वजह से वो जो फैक्ट्री लगी थी कुछ 14-15 लाख या 16 लाख में, बाकी का जो 22-24 लाख का कर्जा हुआ वो इसलिए कि वो हर महीने लॉस जो हो रहा था, तो कभी किसी से ब्याज पे पैसे उठा, कभी कुछ कर, कभी 2% पे, 2% पे तो मिलते ही नहीं थे, 3%, 5%। अच्छा, जो 2% पे दे रहा है वो मुझे 4 पे देता था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि यार इसने तो फैक्ट्री लगाई है, ये तो बहुत आगे निकल जाएगा, हम तो पीछे छूट जाएंगे, तो चलो। तो मैंने, मेरी ईमानदारी मुझे ले डूबी। मुझे लोग बोलते थे फाइनेंसर कि हमें पार्टनर बना ले, मैं कहता था नहीं, मैं पार्टनर नहीं बनाऊंगा, मैं अपने ऑनरशिप के अंदर मैं नहीं चाहता कि कोई और इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैं किसी के को जवाब दे नहीं चाहता, और मैं किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर पाता, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। इस चक्कर में वो लोग सेफ रह गए। उन मेरे जब फैक्ट्री बंद हुई तो उनका तो पैसा खड़ा था, ब्याज का ब्याज, ब्याज भी जुड़ता रहा, पैसा भी वहीं खड़ा रहा। अगर मैं पार्टनर बनाता तो मेरे साथ लॉस जो होता उसमें वो लोग भी भागीदार होते, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो इस वजह से मेरे को, जब मैंने फैक्ट्री बंद करी 2010 में, 2008 में मैंने फैक्ट्री लगाई थी लगभग लगभग नवंबर के आसपास, और मैंने बंद करी थी 2010 में जनवरी में। तो मतलब डेढ़ डेढ़ साल, 1.25 साल जो भी आप लगा लेना। तो जब मैंने फैक्ट्री बंद करी तो मेरा होम लोन 13,66,000 रुपये था, EMI 19,612 रुपये थी, घर में 1 रुपया नहीं था, और बाकी मार्केट वगैरह का सब मिला लें तो 22-24 लाख का कर्जा था। मैन्युफैक्चरर्स की बहुत सारी पेमेंट देनी थी, वो जो कैप लगती है पोर्टल्स के ऊपर, लोग आके बदतमीजियां करते थे, चिल्लाते थे। एक बार तो ऐसा तक हो गया कि फैक्ट्री के अंदर 11-12 लड़के काम कर रहे थे, सबने काम बंद कर दिया, सैलरी नहीं मिल रही टाइम पे, उनकी सैलरी लेट हो गई थी, और उनमें से एक नेता टाइप का था, उसने सबको भड़का दिया, फैक्ट्री मतलब काम बंद करके बैठ गए। अब मुझे सप्लाई देनी है, क्योंकि पानी जो है वो हर आपको टाइम पर भिजवाना पड़ेगा, क्योंकि लोग चाय कॉफी के बगैर रह लेंगे, पानी के बगैर नहीं रह सकते। और इतना गंदा बिजनेस है ये कि अगर किसी से बदला लेना हो तो उसको खुलवा दो। देखने में क्या लग रहा था लोगों को कि जमीन से फ्री का पानी निकालना है बोरिंग करके, और 1 रुपए की ढक्कन, एक कैप 1 रुपए की आती थी, 1 रुपए की कैप लगनी है, बाकी तो सारा प्रॉफिट है। पर जो ऑटो हम लोग खरीदते थे, महिंद्रा चैंपियन हमारे पास थी, बजाज के ऑटो थे, लास्ट में टाटा एस थी, छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, ये गाड़ियों की लाइफ 3 साल होती है, क्योंकि इतना पानी उस पर ढोया जाता है कि वो उसकी बॉडी गल जाती है। 3 साल मतलब 3 साल की लाइफ होती है। अगर किसी और प्रोडक्ट में डील करो, मान लो आप ब्रेड वगैरह की सप्लाई कर रहे हो, दूध वगैरह की, तो आपकी गाड़ी चलेगी 10 साल, 8 साल, इसमें चलती है सिर्फ 3 साल। 3 साल में गाड़ी पूरी खराब हो जाती है। फिर दुनिया भर का कमर्शियल गाड़ी, उसके लाइसेंस, कभी पुलिस ने पकड़ लिया, कभी गाड़ी सीज हो गई, कभी इंजन खराब हो गया उसका, कभी कुछ कहीं चालान कट गया, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व, लेबर इन्वॉल्व, क्योंकि बिना लेबर के आप सप्लाई कैसे करोगे? 20 लीटर की बोतल उठा के सप्लाई कौन करेगा? लेबर चाहिए, ड्राइवर अकेला नहीं जा सकता, क्योंकि ड्राइवर तो गाड़ी चलाएगा, हेल्पर चाहिए बॉटल लोडिंग अनलोडिंग के लिए। तो बहुत गंदा बिजनेस था। ओवरऑल फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई 22 लाख रुपए का कर्जा हो गया। ये समझ में आ गया कैसे हुआ, क्या गलती मैंने करी। खूब लिखा पढ़त कर ली थी, 100 बार कागज पर कैलकुलेशंस कर ली थी, हर कैलकुलेशन कह रही थी कि नहीं तू फेल नहीं होगा। अब जी फैक्ट्री बंद कर दी 2010 में। मेरी वाइफ ने उस समय एक मुझे बात बोली थी, कह रही घर बेचना हो बेच देना, हम छोटे घर में रह लेंगे, बेच के छोटा घर ले लेंगे, MIG है मेरा 2 BHK, इसको बेच करके हम LIG में रह लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम किराए पे रह लेंगे, पर तुम टूटना मत, कहीं शराब वराब पीने लग जाओ, बिल्कुल सदमे में आ जाओ, ये हो जाओ वो आ जाओ, घर बेच देना, कोई दिक्कत नहीं है। और जबकि मैं घर बेचने के लिए घूम रहा था, मतलब मेरा दिमाग मुझे कह रहा था अब तो तू खत्म हो गया, कर्जा ही हो गया। जिससे बात करूं वो कहे कि यार अब तो इसमें से कुछ रास्ता ही नहीं बचा है, घर बेच दे, हर कोई सलाह दे रहा था घर बेचने की। तो फाइनली मैंने भी मन बना लिया था। केवल मेरे 2 दोस्त थे, एक मेरा दोस्त है संदीप, मेरा क्लासमेट है, सेकंड क्लास से हम दोस्त बने थे, और मेरा दुनिया में सबसे शुद्ध रूप से आलोचक। अगर मैं दुनिया में सबसे सही काम भी करूं तो वो उसमें भी कमी निकाल देगा। पर अगर मुझे दुनिया में कभी सलाह लेनी हो, अभी हम संपर्क में नहीं है, पर अगर कभी सलाह लेनी हो तो मैं उसी के पास जाता था, या कभी जरूरत पड़ी तो उसी के पास जाऊंगा, क्योंकि उससे ज्यादा आलोचक मेरा कोई नहीं है। मतलब मैं कुछ भी करूंगा ना, उसने उसमें धज्जियां उड़ा देंगे, यार नहीं ऐसा क्यों किया, अब ऐसा भी तो कर सकता था। बुरा भी लगता था, पर ये भी मालूम था कि हाँ जो ये निकाल पाएगा वो कोई और नहीं निकाल पाएगा, बाकी सबको तो मैं नचा दूंगा, उंगलियों पे मैनिपुलेट कर दूंगा। तो एक उसने कहा था कि देख राकेश बेच रहा है, घर बेच दे। मेरी वाइफ ने कहा बेच दे, मेरी वाइफ ने तो मुझे सपोर्ट करने के लिए बोला। मैंने उससे पूछा, उसने कहा बेच दे, बेच करके कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बात ध्यान रखना कि जिस लोकेशन पे तेरा घर है, कि वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो है, इतने पॉश इलाके के अंदर तेरा घर है, दोबारा तो इस लोकेशन पर नहीं आ पाएगा, मतलब दोबारा फिर घर
इस तरीके का घर इस तरह की लोकेशन पर नहीं बन पाएगा। मेरा 10 लाख रुपए का घर 60 लाख रुपए का है आज। 60 या उससे भी, 60 भी नहीं है अब तो, 70 के आसपास होगा। एक उसने बोला कि मतलब उसने बोला कि बेचना बेच दे, पर तू दोबारा ये ध्यान रखियो कि कभी एक बार ये चीज हाथ से निकल गई, दोबारा लग रहा है तुझे कि मैं वापस खड़े होकर के घर बना लूंगा, पर नहीं बना पाएगा, मतलब दोबारा यहाँ इस लोकेशन पर नहीं पहुंच पाएगा। मुझे उसकी बात सही लगी। और दूसरे मेरे मित्र जिन्होंने ये कहा था तूने बीच का स्टेप खा लिया, मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा मुझे रवि जी घर बेचने की सोच रहा हूँ, क्या करूँ? कह रहे यार तुम लोगों के साथ ना एक बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम ना ऐसे घूमता है। उन्होंने मुझे सेम इसी तरीके, मुझे आज भी याद है, वो भूल गए होंगे कि उन्होंने क्या कहा था, टाइम ऐसे घूमता है। तो तुम्हारा टाइम जब नीचे आता है ना, तुम लोग कहते हो बेच दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और फिर मैं दोबारा से रीस्टार्ट करूंगा और फिर मैं वापस ऊपर पहुंच जाऊंगा, जबकि टाइम तो घूम रहा है, तो थोड़ा वेट करो ना, ये वापस ऊपर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो नहीं बेचना चाहिए, मतलब कि तुम लोग इतनी जल्दी क्यों पैनिक कर जाते हो। सिचुएशन बहुत टफ थी, रातों को उठ करके सिगरेट पीता था। एक बार तो ऐसी हालत हो गई थी कि रात को नींद नहीं आ रही, मेरे यहाँ पर दर्द होने, मुझे लगा ऐसे मेरी नस फट जाएगी यहाँ पे, इतना मतलब कि कर्जा ही कर्जा, क्रेडिट कार्ड वाले पीछे घूम रहे हैं, वो बाइक पर दो दो तीन तीन लड़कों ने आना, बदतमीजी करना, ईएमआई पेंडिंग थी, ये जो कमर्शियल ऑटोज थे वो गाड़ी उठाने को घूम रहे हैं, लोन वाले ये जो क्या नाम है, क्रेडिट कार्ड और ये जो दूसरे छोटे मोटे पता नहीं कितने लोन ले लिए थे, ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, नंबर बदल बदल के फोन कर रहे हैं, घर आ रहे हैं। मैंने बस इन सब में एक चीज की कि होम लोन की ईएमआई, जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की ईएमआई को नहीं मैंने हल्के में जाने दिया, उसको मैंने हमेशा सीरियसली लिया। वो मेरी कभी बाउंस नहीं हुई, मतलब इक्की दुक्की जो बाउंस भी हुई तो वो 2 दिन के अंदर जमा कर दी मैंने, 500 रुपये पेनल्टी के साथ, तो उसको मैं बहुत सीरियस था। अब ये सिचुएशन थी, गली में कोई कुत्ता बिल्ली नहीं बचा जिससे मैंने उधार ना लिया हो, हर कोई अन्नदाता बना पड़ा है, बाप बन रहा है मेरा, ज्ञान दे रहा है मुझे कि तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया, तुझे ऐसे करना चाहिए था, तुझे वैसे करना चाहिए था। मुझे आज भी याद है कि मेरा दोस्त है, था बहुत पुराना, और बहुत पुराना, और वो ये कहता है कि मेरे को जिंदगी जीना तूने सिखाया, तेरी वजह से आज मैं दिल्ली जैसे शहर के अंदर अपना घर लेके बैठा हूँ, नहीं तो मुझ में कभी हिम्मत नहीं आती। मैंने लोगों की पैसों से शायद बहुत कम मदद की है, पर उनको जो उनके अंदर आग भरी है ना, उससे वो लोग आज कामयाब है। तो उसने मुझे मैंने उससे काफी पैसा ब्याज पे लेकर के फैक्ट्री में लगाया था। तो एक बार घर में राशन खत्म था, तो उसने, मैंने ऐसे ही उसको बोला, तो उसने मेरे को पता नहीं कहीं किसी दुकान से काफी राशन दिलवा दिया घर के लिए। थोड़े दिन बाद ना वो आया मेरे से मिलने, क्यों परेशान है ये वो, ऐसे बातचीत हुई, तो वो मुझे घर ड्रॉप कर दिया। मेरा स्कूटर खराब था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना स्कूटर ठीक करवा दूं। तो वो एक दिन मुझे घर छोड़ने आया, तो ऐसी बात चल रही थी, कह रहा यार मैं भी तो 3-3 परिवार चला रहा हूँ ना, आज की डेट में मुझे 3-3 परिवार चलाने पड़ रहे हैं। मैंने कहा 3 कैसे, एक तेरा एक तेरे भाई का ही तो तू चला रहा है। कह रहा तेरा भी तो चला रहा हूँ। आंखों में पानी आ गया था, पर मैंने बताया ना मेरे आंखों के पानी गिरता नहीं है, बड़ा ढीठ है। तो एक तो ये हो गया, और एक और इंसिडेंट था, बड़ा अजीब था, कि उसने कहा था कि तेरा घर भी चला रहा हूँ, और भी ऐसी कई बातें हुई थी, मतलब अभी मेरे जस्ट दिमाग में थी, निकल गई। तो बड़ा बहुत पेचीदा मामला था। अब फैक्ट्री जब मैंने बंद करी, तो सबको दिख गया कि अभी तो ये फंस गया, अब अभी तो ये डूब गया, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब उनकी बदतमीजियां और बढ़ गई, क्योंकि पहले तो उम्मीद थी कि जी हाँ एक हद से ज्यादा बदतमीजी मत करो, पैसा तो मिलना नहीं है। उसके बाद उनको लगा पैसा तो मिलना ही नहीं, चलो बदतमीजी कर ले। तो इन सबको मैंने बर्दाश्त किया उस दौर में। अब हुआ ये, फैक्ट्री बंद करने के बाद 6 महीने, लगभग 6 महीने तक मैंने 31 जनवरी 2010 को मैंने फैक्ट्री में ताला लगाया था। तो 6 महीने तक मैं अपने आप को और लोगों को ये कहता था कि मेरी फैक्ट्री फ्लॉप होने का कारण क्या है, कि भी मेरे को लाइसेंस बहुत लेट मिला, जिसकी वजह से मेरी फैक्ट्री का मुझे रेंट भरना पड़ा, और मेरी जगह अपनी होती तो मैं बिजनेस में कामयाब हो जाता, अगर मेरा पैसा अपना होता तो मैं कामयाब हो जाता, अगर मुझे लाइसेंस टाइम पे मिलता तो मैं कामयाब हो जाता, और अगर मेरा ये क्या नाम है होम लोन, ये जो 19,612 की ईएमआई थी ये नहीं होती, तो मैं कामयाब हो जाता। मुझे आज भी वो लोन अकाउंट नंबर याद है, LBMRT 0000 6123580 एंड समथिंग, लास्ट में कुछ और था, मतलब 16 डिजिट का था ना, LBMRT करके पूरा। इतना मतलब मैं कस्टमर केयर में कॉल करता था, कितनी बार ईएमआई कम करी, बढ़ाई, ये सब किया।
अब आती बात की यहाँ तक तो आप समझ गए, 19 मिनट तक तो यही समझ लो कि कर्जा चढ़ा कैसे, अभी उतारा कैसे अभी तो शुरू भी नहीं किया। तो उतारा कैसे, 6 महीने तक तो मैं परिस्थितियों को जिम्मेदार मानता रहा। उस समय मैं बियर भी पीता था, मैं सिगरेट भी पीता था, कभी कभी बियर नहीं मिली तो शराब भी पी ली, पर डेली नहीं। मैं कभी मतलब मुझे आप शराबी नहीं कह सकते थे उस दौर में भी। तो सिगरेट में जरूर पीता था, चेन स्मोकर था। 6 महीने तक मैं दुनिया को और अपने आप को ये धोखा देता रहा कि भाई मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे साथ सिचुएशन ऐसी थी, पैसा अपना नहीं था, जगह रेंट की थी, ये सब चीजें थी, ब्याज का पैसा था, लाइसेंस लेट मिला, ये सब करके एक दिन 6 महीने एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। 6 महीने, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने बाद की बात है, मैंने अपने आप से ये पूछा कि लोन किसने लिया? मैंने। होम लोन को लैप में कन्वर्ट किसने करवाया? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में किसने करवाया? मैंने। फैक्ट्री लगाने का फैसला किसका था? मेरा। उसको बीच का स्टेप स्किप करके लाइसेंस लेके प्रॉपर बड़े लेवल पर फैक्ट्री किसको लगानी थी? मेरे को। ब्याज पर पैसा किसने उठाया? मैंने। सब चीज तो मैंने करी, अपनी मर्जी से करी, जानबूझकर करी, सोच समझ कर करी। तो परिस्थिति कैसे जिम्मेदार हो सकती है? उसके बाद मैंने सारी सिचुएशन की जिम्मेदारी मैंने उठाई शुद्ध रूप से। यार मैं ही तो हूं सूत्रधार, यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह मैं ही तो था, मेरी तो मर्जी चली थी। मैंने दोस्त को सपने दिखाए, उसने पैसा दिया। मैंने अपनी बीवी को बोला कि ऐसे ऐसे करके फैक्ट्री में कामयाब हो जाएंगे, उसने मेरा साथ दिया। तो सब कुछ मैं ही तो था, तो जिम्मेदारी तो मेरी बनती है। तो मैंने पूरी जिम्मेदारी उठाई 6 महीने बाद जाके कि यार मैं ही गलत हूं। अब इसके बाद हुआ क्या, जब मैंने अपने कर्जे की जिम्मेदारी और अपने फंसने की जिम्मेदारी मैंने उठाई, और उन दिनों जब मेरी वाइफ ने बोला कि भी अगर कोई भी दिक्कत हो घर बेच देना, सोचना मत, तो मैंने कहा अब तो नहीं बेचूंगा। मतलब अभी तक तो मैं सोच रहा था बेचने की, इवन यहाँ तक प्लान हो गया था कि बेच के देंगे और लोन वगैरह उतारेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसको लेकर के किसी अनजान शहर में चले जाएंगे। और वाइफ ने कहा था मैं वहां पे बच्चों का क्रच खोल लूंगी, और फिर वापस आएंगे और कमा करके लोगों के पैसे लौटाएंगे। मतलब भागने तक की प्लानिंग हो गई थी दिमाग में, ये तक चल रहा था। मैंने कहा ना भागूंगा, ना घर बेचूंगा। उन्होंने भी कोई दान धर्म नहीं किया, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। केवल मेरा एक दोस्त है संदीप, जिसने मुझे 1.5 लाख रुपए निस्वार्थ दिए थे कि फैक्ट्री लगाने के टाइम पे कम पड़ रहे थे, तो उसने कहा ले ले तू, और जब हो तो दे देना, कोई ब्याज नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे सिर्फ 1 या 2 लोग थे, एक ही थे शायद जहां तक मुझे याद है। बाकी सबने ब्याज पर पैसा दिया या पार्टनर बनने के लालच पर पैसा दिया कि पार्टनर बना ले, नहीं तो ब्याज पर पैसा ले ले। अगर पार्टनर नहीं बना रहा था तो ब्याज बढ़ा देते थे। सबको मेरी तरक्की दिख रही थी और तरक्की के अंदर वो हिस्सेदार बनना चाह रहे थे। तो मैंने कहा उन्होंने भी तो इन्वेस्ट किया ना, तो उनको रुकना पड़ेगा बॉस, उनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने समाज सेवा नहीं करी है। उन्होंने पैसा दिया मुझे अपनी तरक्की के लालच में, वो मुझे नहीं उठाना चाह रहे थे। उन्होंने मेरे पर वो नहीं पैसा लगाया, उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया। तो प्रोजेक्ट फ्लॉप तो अब इंतजार करो। और अब मैं घर नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरे फैसले की जिम्मेदारी मेरे परिवार क्यों उठाएगा। तो मैंने कहा अब तो घर नहीं बेचूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब जब जिम्मेदारी उठाई तो मैंने कहा यार मैं अभी क्या कर रहा हूँ जिम्मेदारी उठाने का बाद भी, कि भाई मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने पाया कि मैं तो दिन में 20 सिगरेट पी रहा हूँ। उस समय क्लासिक रेगुलर की डब्बी जो थी 65 रुपए की आती थी 20 सिगरेट की। आज पता नहीं कितने की होगी, अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके बता देना। पर मैं ये 2010 के बाद बता रहा हूँ, उस समय 65 रुपए के आसपास की डब्बी थी 20 सिगरेट वाली, और मैं वो डब्बी लेता था। पान वाले के उधार हो जाते थे, 500-700 रुपए होते थे, तो वो टोकने लगता था, तो मैं घूम करके दूसरे वाले गेट से अपने सोसाइटी के अंदर घुसता था कि उसके पैसे देने हैं। तो मैंने ये पाया कि यार तुझे कोई हक नहीं बनता सिगरेट पीने का। तूने इतनी बड़ी गलती कर डाली, इतना अपने पूरे परिवार को रिस्क में डाल दिया, परेशान कर दिया, सब कुछ दाव पे लगा दिया, और तू सिगरेटें पी रहा है। तेरे को 1 रुपया अपने ऊपर फालतू खर्च करने की तेरी औकात नहीं है, मतलब तुझे नहीं करना चाहिए, और तू 20 सिगरेट रोज की पी रहा है। वो दिन था, मेरी बेटी सो रही थी सांझ, जो मेरी बड़ी बेटी है उस समय वही थी। तो वो सो रही थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं इसके ऊपर ना हाथ रख के कसम खाता हूँ आज का सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैंने कहा तू इतना कायर, इतना कमजोर, इतना टुच्चा हो सकता है कि तुझे 1-2 कोड़े की सिगरेट छोड़ने के लिए कसम खानी पड़ेगी अपनी बेटी की। उस दिन मैंने 13 सितंबर 2009 को, और फैक्ट्री बंद करी थी 2010 में। तो एक मिनट, थोड़ा सा कुछ टाइमिंग का झूलझाल हो रहा है। 2010 में जनवरी में फैक्ट्री बंद करी थी,
हाँ, फैक्ट्री बंद करने से पहले, मैं वही कहूँ ना ये गड़बड़ कैसे हो रही है, फैक्ट्री बंद करने से पहले मैं वो फैक्ट्री बेच चुका था अपने ही दोस्त को, जो जो सेम लाइन में थे, जिन्होंने कहा तूने बीच का स्टेप खा लिया है, उनको मैं फैक्ट्री ऑलरेडी 7-8 महीने पहले, 2010 से लगभग 7-8 महीने पहले मैं सेल कर चुका था। अब फैक्ट्री ऑन पेपर मेरे नाम थी, दुनिया की नजर में मैं बैठा हुआ कुर्सी पर बॉस बन के, पर ऑफ रिकॉर्ड उनको दे चुका था मैं फैक्ट्री, अपनी 25 लाख रुपए की फैक्ट्री मैंने 5 लाख रुपए के अंदर उनको बेच दी थी। और वो 5 लाख रुपए में भी सिर्फ 1.5 लाख रुपए मुझे मिले, क्योंकि कैश जो उन्होंने दिए थे मुझे, और उसके बाद तो जो पैसा था जो मैंने उनका देना था या उनसे जो पानी भरवा रहा था, क्योंकि अब फैक्ट्री तो उनकी थी, तो मैं जो भी पानी भर के बेच रहा था वो उसका पैसा मुझे उनको देना था, और वो ऑलरेडी काफी पेंडिंग हो चुका था। तो मेरे को कैश सिर्फ 1.5 लाख मिला, मेरी 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का 1.5 लाख रुपए नगद मिला, बाकी सब कटकटा के बराबर हो गया। उस समय मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, उस लड़के ने मेरे पे पुलिस केस कर दिया, मैंने उसका पूरा इलाज करवाया, उसका उसका इलाज में मेरा 50,000 रुपये लग गया। कमाल की बात है, जिस रात को 1.5 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिए, सुबह वो एक्सीडेंट हो गया और सुबह मुझे हॉस्पिटल में उसी में से 15-20 हज़ार रुपये लगाने पड़ गए। और वो उसने 90 दिन बाद मेरे पर FIR कर दी, मतलब कोर्ट में जाके केस कर दिया, और फिर वो केस चला कई साल चला, उसमें लाखों रुपए उसको देने पड़ गए। इंश्योरेंस से पैसा मिला, फिर इंश्योरेंस ने हम पर क्लेम कर दिया, फिर हमें इंश्योरेंस को लौटाना पड़ा। मतलब इंश्योरेंस था गाड़ी का, इंश्योरेंस से तो पैसा उसको मिल गया, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने हम पे केस कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा रिटर्न करना पड़ा, उन्होंने कोई लूपहोल निकाल ली। और फिर बाद में ये लड़का वापस आ गया, एक और केस निकला है क्रिमिनल केस, तो उसको सेटल करने के लिए इसको फिर हमने 50,000 रुपए दिए, और मतलब कई सालों बाद ढूंढ ढांड के निकाला इसको, फिर 50,000 दे करके वो एक होता है ना मीडिएशन सेंटर, कड़कड़डूमा कोर्ट में मीडिएशन सेंटर में जाके ऑन रिकॉर्ड सेटलमेंट किया कि भी अब ये हमसे कोई लेना देना नहीं है इसका। तो अभी बहुत मजेदार चीजें आने वाली हैं इस वीडियो में। तो कहाँ थे, हाँ, तो फैक्ट्री मैं बेच चुका था 2009 में ही, और 2013 सितंबर 2009 को ये सिचुएशन चल रही थी। ऑफिशियली फैक्ट्री जो थी वो फैक्ट्री तो लॉस में चल रही थी, उनके लेने के बाद भी वो इंटरेस्टेड नहीं थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि मैंने कहा फैक्ट्री बंद कर देते हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड लैंडलॉर्ड मुझे ताने मारता है, मुझे जो भी पेमेंट चाहिए होती है मैं पहले आपसे मांगता हूँ, आप मुझे टरकाते हो, डिले करते हो, फिर उधर मैं जलील होता हूँ, लैंडलॉर्ड मुझे गालियां देता है, मेरे बदतमीजी कर रहा है, बिजली का बिल पेंडिंग है, ये सब होता था। मतलब मैं तो सिर्फ मीडिएटर था, मुझे वहां से पैसा आएगा वहां देना, उन्होंने बोला 4 दिन बाद दूंगा, यहाँ 4 दिन जलील में हो रहा हूँ, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड में था, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने बोल दिया था कि आपको मैंने फैक्ट्री दी है, अगर आपके अलावा कोई और इस गद्दी पर बैठा है, किसी और ने फैक्ट्री ली तो मैं खाली करवा लूंगा। तो मुझे ये था कि यार फैक्ट्री खाली बंद हो जाएगी। दूसरा, वो चाहता था कि कमजोर आदमी है, मेरे पंजे से बाहर ना जाए, तो वो स्ट्रॉ डाल के मेरी छाती में रोज खून पीता था। बहुत बहुत जालिम आदमी था वो, बहुत पैसे वाला था, पर बहुत नीच, मतलब नीच कैटेगरी के इंसानों में वो शामिल था। वहीं रहता है कृष्णा नगर के पास, बहुत ही, मतलब मैंने गिद्ध, इंसान रूपी गिद्ध देखे तो वो था बंदा। उसके अलावा एक और बंदा भी मिला था मुझे बाद में चाय कॉफी की इंडस्ट्री में, वो भी सेम ऐसा ही था गिद्ध, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मेरे बच्चों की फीस पेंडिंग है, मेरे घर में खाना नहीं है, उसको उसकी पेमेंट चाहिए थी। और एक टाइम था वो मेरे घर मेरे हाथ जोड़ करके मुझे माल बेचने आया था, सेंट्रो से BMW तक पहुंचा वो, मैंने उसको इतनी सेल दी, मतलब मेरी अकेले की वजह से नहीं, हम जैसे लोगों की वजह से। और बाद में तो वो बहुत, आदमी जितना बड़ा होता है ना उसका दिल उतना छोटा होता चला जाता है, इसलिए मेरे को पैसों से नफरत हो गई। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो 13 सितंबर 2009 को मैंने आखिरी सिगरेट पी। उसी समय मैंने जो भी बियर या शराब कभी कभी पीता था, सिगरेट पीता था, इमीडिएटली विद इन 1 सेकेंड मैंने छोड़ दी। मैं सिगरेट, महंगी वाली सिगरेट पीता था, मेरे पास एस्ट्रे थी हर कमरे में, मेरे पास महंगे लाइटर होते थे, सिगरेट केस होते थे, बड़ा स्टाइलिश तरीके से। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि सारी सिगरेट की एस्ट्रे वगैरह उठा के फेंक दे, मैं ये मेरी आखिरी सिगरेट है, आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। उसने फिर भी 4-5 दिन लगा दिया एस्ट्रे फेंकने में, उसको लगा कि शायद मान लो कल को मैं पीने लग जाऊं तो। हालांकि उसका ये कहना है और उसको मेरे ऊपर विश्वास था कि एक दिन मैं टी टोटलर बनूंगा। टी टोटलर बोलते हैं जो किसी तरह का नशा वगैरह नहीं करता है। और जब मैं उससे मिला था मैं तब भी सिगरेट पीता था, और उसको मालूम था, कभी कभी बियर भी पीता था, ये भी उसको मालूम था, मतलब शादी से पहले मैंने सब कुछ बता दिया था उसको, ठीक है, कि मैं सिगरेट भी पीता हूँ, मैं बहुत गालियाँ देता हूँ, मैं बदतमीजी से बात करता हूँ, मैं बियर भी पीता हूँ, सब बता करके मैंने शादी की थी। तो जब मैंने जिम्मेदारी उठाई कर्जे की, तो सबसे पहले तो मैंने अपने दोष को ढूंढा। तो आपको भी यही करना है कि अगर पहले तो जिम्मेदारी लेना सीखो, बाप के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, बीवी के ऊपर, परिस्थितियों पर, सरकार पर ठीकरा मत फोड़ो।
आपके फैसले हैं, आप मना कर सकते थे, आपने नहीं किया तो जिम्मेदारी आपकी बनती, तो जिम्मेदारी उठाओ। जिम्मेदारी उठाने के बाद अगला स्टेप क्या है कर्जा उतारने से पहले, कि आप देखो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। अगर आपने गलती करी है, आपके ऊपर कर्जा आपकी गलती से हुआ है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी भी तरह के दोष को अपने अंदर होने दो, किसी भी तरह के ऐब को, किसी भी तरह का 1 रुपया अपने ऊपर खर्च करो, चाट पकौड़ियों पर, सिगरेट पर, शराब पर, किसी भी तरह पर नहीं खर्च कर सकते। तो मैंने सबसे पहले सब चीजें बंद करी। अच्छा, ये जब बंद करी तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है इंडिया में, उसका नाम है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। एज ए योग टीचर मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ कि भाई अगले बंदे ने योग को काफी बड़ा ब्रांड बनाया, योग को प्रमोट किया, इस आदमी की वजह से बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस बने, अच्छी चीजों की तरफ आकर्षित हुए, यहां तक तो ठीक है। पर एज ए इंटेंशनली मैं उस आदमी को अच्छा नहीं मानता। वो एक मतलब वो आदमी अच्छा नहीं है। मतलब उसकी जो बात करने का स्किल है, इतना योग करने का, तो आदमी वैसे ही इतना धैर्य आ जाता है, पेशेंस आ जाता है, वो आदमी 1 मिनट में आपे से बाहर हो जाता है, बदतमीजी कर देता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, अपनी बात से पलटी मार जाता है। मतलब वो उस टाइप का है, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। पर क्या होता है, जब भी किसी आदमी को मैं नापसंद करता हूँ या किसी को पसंद करता हूँ, 100% नहीं होता। जो उसमें अच्छी आदत है वो अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी है। तो एक दिन मैं उस आदमी का टीवी पर कुछ, उस समय मैं टीवी बहुत देखता था, मैंने टीवी जो है 2014 से बंद किया था मैंने, बल्कि 2012 में तो मेरे दिन बहुत अच्छे आ गए थे, जब मैं 2-2.5 लाख रुपए कमाने लगा। तो उसके बाद 2014 में मैंने टीवी बंद कर दिया देखना, और 2014 से आज तक टीवी नहीं देखा। जबकि जस्ट 6 महीने पहले ही स्मार्ट टीवी लेके आया था, अल्ट्रा UHD, उस समय नया नया लॉन्च हुआ था। तो इस आदमी का मैं एक ऐसे कुछ चल रहा था जिसमें ये भाषण दे रहा था लोगों को बैठा करके, तो उसमें इसने एक बात बोली कि काहे का कर्जा, आप लोग बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, इन सबको छोड़ो और देखो कैसे आपका कर्जा 2 साल में उतर जाता है। मैंने कहा ये आदमी पागल हो गया, बड़ बोलेपन में बोल रहा है, बीड़ी सिगरेट छोड़ करके, मतलब रोज के 50-100 रुपए बचा करके लाखों का कर्जा कैसे उतरेगा। मतलब मैं दिमाग ने बोला, और बात भी सही है कि यार आप महीने के 5-7 हजार रुपए जो अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, उसको बचा करके आप लाखों रुपए के कर्जे कैसे उतार सकते हो। पर आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि बात सिर्फ 5-7 हजार खर्चे की नहीं है। बात यह कि वो खर्चे की वजह से जो ऐब है आपके अंदर, वो आपकी टाइम और एनर्जी ले जाते हैं, वो आपको मानसिक तौर पे कमजोर बनाते हैं। वो सिगरेट आप पीते, आदमी छोटी आंख करता है, एक दिन दुनिया को दिखाऊंगा, एक दिन कर्जा उतारूंगा, इस तरह की हरकतें करता है, काल्पनिक दुनिया में चले जाता है, विजुअलाइजेशन करने लग जाता है। तो उस आदमी की बात को मैंने बकवास बोला, पर मैंने पाया कि इस बात में दम था। मैंने शराब सिगरेट वगैरह सब छोड़ा, जबकि मैं कोई रोज शराब नहीं पीता था, रोज बियर नहीं पीता था, सिगरेट रोज पीता था, जो पूरा महीने में कितने की पीता हूँ लगा लो आप हिसाब। 2 हजार रुपए की सिगरेट पीता हूँ, 2,500 की सिगरेट पीता हूँ। तो इससे मैं 13,66,000 और बाकी सब कर्जा कैसे उतार सकता हूँ। पर मैंने उतारा। अब समझना, अब आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। यहाँ तक पहुंचे हो कोई 33 मिनट तक, तो लिख देना 33 मिनट तक पहुंचे, और एक लास्ट तक जो पहुंचेगा वो लास्ट तक लिख देना कि हम पहुंचे हैं। तो शराब सिगरेट वगैरह सब छोड़ा, और उसके बाद फिर मैं धार्मिक बनना, तब तक मैं धार्मिक नहीं था, फिर मैं उसका धार्मिक बना, वो अलग कहानी है। अभी हम कर्जे पर ही टिके रहते हैं। उसके बाद मैंने, जब सिगरेट जीवन से चली गई, 1 हफ्ता बहुत दिक्कत हुई, पर चली गई जब जीवन से, कोई अब जिम्मेदारी उठा ली है, गलती हमसे हुई है और जिम्मेदारी उठा ली है, अपने दोषों को खत्म किया है। अब क्या बचा है, अब कुछ नहीं बचा है, ब्लैंक है, अब बैठे हुए हैं, अब करना क्या है। तो अब दिमाग सोच रहा है। अब जब सोचना शुरू किया शांत बैठ करके, तो फिर एक बिजनेस का आइडिया दिमाग में आया। ऑलरेडी मेरे दोस्त लोग वो कर रहे थे, और मैं जो भी काम करता हूँ सबसे बेहतर करता हूँ। तो हम टी एंड कॉफी प्रीमिक्स का बिजनेस शुरू किया, क्योंकि उसमें क्या था, अभी तक प्रोडक्ट बेच रहा था 20 रुपए की पानी की बोतल, वो 1 किलो का पैकेट जो था वो था 200 रुपए का। उसमें 20 रुपए में कमा रहा हूँ 5 रुपए, इसमें 200 रुपए के पैकेट में कमा रहा हूँ 40 रुपए, और इसके 20 किलो का मतलब है 4,000 रुपए का माल, उसमें 20 किलो का मतलब है 20 लीटर का वजन का मतलब है 20 रुपया। तो कैटेगरी चेंज करी, फिर अच्छे प्रोडक्ट को चुना, पूरी शिद्दत से बिजनेस किया, जीरो से शुरू किया। उसके बाद ईएमआई को घटाया ताकि स्ट्रेस कम रहे, और ईएमआई को 19,000 से जाकर के 14,000 करके आया, रिक्वेस्ट करके। कोई स्कीम निकली थी कि आप इतना एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे दोगे तो आप अपना लोन को घटा सकते हो, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो वो कर दिया ताकि हर महीने सुकून से रह सकूं। तो मैंने ईएमआई को 14,000 कर दिया, टेनवर बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद काम किया, काम के नतीजे आने लगे, जब पैसे अच्छे आने लगे तो सबसे पहले लिस्ट बनाई। तो आपको जब भी कर्जा उतारना हो तो हमेशा लिस्ट बनाओ अपने कर्जे की, पर लिस्ट उल्टी बननी चाहिए।
सबसे छोटे अमाउंट के कर्जे को सबसे ऊपर लिखना, उसके बाद उससे बड़ा कर्जा, उसके बाद उससे बड़ा कर्जा। मान लो अगर आपके पास 5 लोगों के 5 जगह के पैसे देने हैं, 1 लाख देना है, 50,000 देना है, 20,000 देना है, 10,000 देना है, 5,000 देना है, तो सबसे पहले 5,000, फिर 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख लिखना, उल्टा लिखना। हमेशा छोटा कर्जा पहले उतरेगा, है ना, छोटा कर्जा पहले उतारो। इससे होगा क्या, इससे आपको साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस मिलेगा। 5 जगह पैसा देना था, अब 4 जगह देना है, एक तो उतार दिया ना। इस दिमाग को नहीं मालूम है कि वो सबसे छोटा वाला उतारा है। 5 को 4 किया आपने, 4 को 3 किया आपने, 3 को 2 किया आपने, भले वो 3 मिलकर इस 2 के बराबर भी नहीं थे, पर अब आपको मालूम है मुझे सिर्फ 2 जगह का पैसा देना है। इससे आपको लड़ने की ताकत मिलती है। तो हमेशा छोटे कर्जे पहले उतारो, हमेशा छोटे कर्जे पहले उतारो। दूसरी बात, हमेशा अनसिक्योर कर्जों को, जिसमें कि कोई आदमी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अनसिक्योर जो कर्जे होते हैं, चाहे आपने रिश्तेदारी में ले रखे हैं, चाहे पड़ोसी से ले रखे हैं, दोस्त से ले रखे हैं, जो आपको मालूम है कि ये जलील करेगा, बदतमीजी करेगा, बेइज्जती करेगा, मजाक उड़ाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, जिसके आपका कोई एसेट गिरवी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी संस्था से ही लोन क्यों ना हो, अनसिक्योर लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन अनसिक्योर होता है, जलील कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, सिविल खराब कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो जलील होना सीखो। मैंने एक वीडियो डाला था मकाऊ में कि अगर जीवन में कामयाब बनना है तो जलील होना सीखो। तो जलील होना सीखो, सबसे पहले बेशर्म बन जाओ, क्योंकि आपको ये मौका नहीं देंगे। आप ईमानदार हो, आपको मालूम है पैसा आएगा, आप लौटा दोगे, पर वो आपको वो पैसा आने तक का टाइम नहीं देंगे, काबिलियत नहीं देंगे। तो जहां पर आपको मालूम है कि ये जलील कर सकता है, बेइज्जती कर सकता है, समाज में कोई बेइज्जती जैसी चीज नहीं होती है। आज आपकी जेब खाली है, समाज में बेइज्जती हो गई, कल आपके पास पैसा आ गया, किसी के भी घर में गिफ्ट लेकर के पहुंच जाना, कुत्ते की तरह लाल टपकाएगा वो आपके आगे। तो समाज में बेइज्जती और इज्जत आपके हाथ में, आपकी जेब भरी हुई है, आपकी इज्जत होने लग जाएगी, आपकी जेब खाली हो गई, फिर सब लोग बेइज्जती करेंगे, फिर पैसा आ जाएगा, फिर सब लोग कहेंगे हमें तो पहले से ही पता था। जब मैंने मैन्युफैक्चरर्स को बुला बुला करके पेमेंट दी, उन्होंने कहा राकेश जी हमें तो पता था, हम पैसे तो घर पे रखे हैं, हमें तो मालूम था कि आप पैसे दे दोगे। मैंने कहा यार अगर ये बात उस समय बोली होती तो मैं जो पैसे आज लौटा रहा हूँ ये मैं तुम्हें और पहले लौटा सकता था। आपको मालूम है ये सब चीजों की वजह से, शराब सिगरेट छोड़ने की बात, और ये जो मैंने अपना दिमाग जब शांत हुआ, मैंने खूब बढ़िया काम किया, तो जो लोन मेरा 2019 में खत्म होना था टेनवर बढ़ने के बाद, वो लोन मैंने 5 साल पहले 2014 में कंप्लीटली फिनिश करके आईसीआईसीआई बैंक से रजिस्ट्री, अपने घर के डॉक्यूमेंट लेकर के अपनी वाइफ को दिए कि इसको संभाल के रख ले। 5 साल पहले लोन खत्म कर दिया मैंने। अगर सब कुछ सही चलता, मेरी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलती, तो भी 2019 में खत्म होना था लोन। इवन अगर मैंने होम लोन को कन्वर्ट भी नहीं कराया होता तो 2004 में फ्लैट खरीदा था, 15 साल का होम लोन था, वो भी 2019 में खत्म होना था, वो भी 2019 में खत्म होना था। पर ये सब के बावजूद मैंने 2019 में खत्म होने वाले लोन को 2014 में खत्म करके डॉक्यूमेंट अपने पेपर छुड़वा लिए बैंक से। ईएमआई कितनी करी, 19,612 से 14,000 करी, 14,000 समथिंग करी। फिर उसके बाद जब पैसे आने लगे तो जा करके 33,000 की ईएमआई करके आ गया। उसने मुझे बोला सर आप 33,000 कर रहे हो, घटा नहीं पाओगे, फिर आपको पार्ट पेमेंट देनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं भर दूंगा। और 33,000 की ईएमआई जब करी तो वो लोन हो गया 3.5 साल का, 3.5 साल का लोन हो गया। पर मैंने 3.5 साल भी नहीं भरी वो ईएमआई, मैंने 14 महीने के अंदर ही कमेटियां वगैरह डाल के, उठा के, दोस्तों से पैसा पकड़ के पूरा का पूरा लोन उतार के अपने पेपर अपने घर में ले आया। मतलब 3.5 साल भी पूरी ईएमआई नहीं भरी मैंने। दीवार पे मैंने 35 ईएमआई लिखी थी, 35 या 36 ईएमआई थी वो लिखी थी। हर ईएमआई होने के बाद में उसके आगे एक टिक लगाता था, और जब जब कभी डिमोटिवेट होता था तो उस दीवार पर जाकर के उसको देखता था, अरे यार 35 लाइनों को टिक करना है, अभी तो 1 हुई है, अरे अब तो 2 हो गई है, अरे 4 तो करी थी मैंने। 14 बार मैंने टिक किया उसको, 14वीं बार के बाद तो मैंने खत्म कर दिया लोन। तो हमेशा अनसिक्योर लोन जो दुनियादारी से उठाया हुआ है, जो आपका कुछ नहीं कर सकते, बदतमीजी के साथ, परवाह मत करो, नंगे हो जाओ उनके सामने, उखाड़ ले जो उखाड़ना है, जब पैसा आएगा बुला करके दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा, ब्याज के साथ दूंगा, पर अभी औकात में रहे, अभी मुझे काम करने दे, मुझे आगे बढ़ने दे। अनसिक्योर लोन है कोई, टेंशन मत लो, कर दे सिविल खराब, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योर लोन है, घर गिरवी है, कोई और चीज ऐसी गिरवी है, उसको सीरियसली लो। हमेशा छोटे कर्जे पहले उतारो, इससे आपको मेंटली ताकत मिलेगी, सुकून मिलेगा, क्योंकि दिमाग क्वांटिटी समझता है कि मुझे 10 लोगों का पैसा देना है। अब 10 लोगों में 2 तो बड़े लोग हैं, 8 लोगों के छोटे छोटे पैसे, तो 8 लोगों को खत्म करो ना पहले दे करके, ताकि दिमाग कहेगा मुझे सिर्फ 2 लोगों को पैसा देना, दे दूंगा, और दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो हमेशा छोटे कर्जे पहले उतारो, अनसिक्योर लोनों की परवाह मत करो, बेशर्म बन जाओ, नंग बन जाओ, जलील होना सीखो। आप देखो कर्जे से कैसे बाहर निकलते हो। सबसे पहले अपने जिम्मेदारी उठाओ और अपने अंदर के दोषों को खत्म करो। ये नहीं कि जिम्मेदार परिस्थिति को मान रहे हैं, किस्मत को मान रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं, पुनर्जन्म को बोल रहे हैं, या पंडित ने बोला 7.5 चल रही है, ये सब ड्रामेबाजी करने में मत पड़ो।
और सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, चाट पकौड़ियां खा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, अय्याशी कर रहे हो, आपको कोई हक नहीं बनता आपको ये सब करने का अगर आप कर्जे में हो। और जिंदगी में आप क्या, आपका बाप भी कर्जा नहीं उतार सकता इन ऐपों के साथ। अगर उतार भी दोगे तो दूसरी जगह चढ़ जाएगा। आज मेरी पूरी की पूरी लाइफ प्रीपेड है, हर चीज का पैसा एडवांस गया हुआ है। घर में आने वाला, गोवा में घर में दूध आता है तो पैसा एडवांस गया हुआ है। घर में सब्जी आती है तो सब्जी वाले के पास 1 महीने का एडवांस पड़ा है। फल आते हैं जिससे उसके पास 1 महीने का एडवांस पड़ा है। वो कहते हैं आप ले जाओ, हमें पैसे बाद में देना। नहीं, हम पैसे पहले देंगे, तू हर महीने काट, उसमें हम जो भी खरीदेंगे उसको लेस करके वो एक मैसेज कर देता है व्हाट्सएप पे। सब्जी वाला है वो पर्ची बना करके देता है। राशन वाले का पैसे एडवांस पड़े हुए हैं। पूरी की पूरी लाइफ प्रीपेड है। आई हैव नो क्रेडिट कार्ड, आई हैव ओनली डेबिट कार्ड। अपने पैसे पे घूमता हूं, हर पैसा मेरा एडवांस में है, क्योंकि जिस दिन नहीं होगा नहीं घूमूंगा। 1 रुपए का कर्जा नहीं, 1 रुपए की ईएमआई नहीं। ये सीखा मैंने उससे। सिविल स्कोर की धज्जियां उड़ाई नहीं चाहिए। किस बात पे गर्व करूं? मेरा सिविल खराब हो गया, मतलब मैं बेहतर कर्जदार बनना चाहता था। सिविल स्कोर किन का अच्छा है? उन बेवकूफ लोगों का जो बेहतर कर्जदार बनना चाहते हैं, जो इस बात पे खुश होते हैं मेरा सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। अबे बेवकूफ आदमी, तू ये कह रहा है कि भाई मैं बेहतर कर्जदार बन सकता हूं, इस बात का प्रमाण मुझे सरकार ने दे दिया नंबर के हिसाब से, डिजिट्स में, सिविल स्कोर के रूप में। अपनी जिम्मेदारियां उठाओ, अपने दोषों को खत्म करो, देखो कर्जा कैसे उतरता है। और जो बदतमीज हैं, जो गिद्ध हैं, जो नोचेंगे आपको, उनकी परवाह मत करो। एक हाथ में जूता लो, दूसरे हाथ में बोलोगे हाथ खाली है, या तो जूता खा ले या इंतजार कर, इस हाथ से पैसा लौटाऊंगा तुझे। 41 मिनट का वीडियो हो चुका है। जो लोग यहां तक पहुंचे हैं लिखना कि 41 मिनट तक आप लोगों ने देखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत एनर्जी के साथ ये सारे एक्सपीरियंस शेयर किए। हालांकि ये बहुत स्क्रिप्ट क्या बोलते हैं, क्रिस्प बोलते हैं ना, छोटा करके मैंने बोला है। बहुत लंबी दास्तान है, इसमें एक एक इवेंट पे मैं 4-4 घंटे आपको बता सकता हूँ कि कैसे कैसे वो दौर गुजरा, कैसे वो मूवमेंट था, वो एक कोई दिन, कोई किस्सा, उस पर मैं 4-4 घंटे बात कर सकता हूँ। ये मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे आपने कर्जा कैसे उतारा। अगली बार मैं बताऊंगा जो दोबारा जब मैं वापस फंसा, जब मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, कर्जा नहीं था। दूसरी बार मैंने गलती ये नहीं करी, कर्जा नहीं लिया। कर्जा नहीं था, मेरी गाड़ी फ्री होल्ड थी, मेरा घर फ्री होल्ड था, पर फूटी कौड़ी नहीं थी। कोविड के बाद जब मैं गोवा शिफ्ट हुआ मेरे पास 1 रुपया नहीं था। वहां से मैं यहां तक कैसे पहुंचा। अगर आप लोग 42 मिनट पे जाके ये लिखोगे, और ज्यादातर लोग लिखोगे, तो मैं दोबारा इस शिद्दत के साथ वीडियो बना पाऊंगा। नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने रोड पे, हम अपने करोड़ पे खुश रहेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।